जय हिंद दोस्तों। अब कोशिश करेंगे कि 4-5 टॉपिक छोटे छोटे ले करके आपका एक कॉन्सेप्ट सा डेवलप कर लें कि ऐसे चाहे कोई सा भी हो, किसी भी तरीके का हो, आप लिखें कैसे। बस 2-3 चीज़ें आपको उस हिस्से के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई स्कीम है तो कब स्टार्ट हुआ, दूसरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं बात करूं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो उसका बेसिक होना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया सभी के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है जिसमें हम न्यू एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें, प्रमोट करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके, आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही हम स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो ये एक ऐसा कार्यक्रम जो SC ST फीमेल्स बैकवर्ड एरिया के लोगों के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है वही, लेकिन ये स्पेशली कुछ लोगों के लिए। इसी तरीके से बच्चों मुद्रा बैंक की बात करें तो मुद्रा बैंक कब आया, कहाँ हेड ऑफिस है, क्या बेसिक है इसका। अगर ये कहें कि माइक्रो इंडस्ट्री के लिए तो थोड़ा बहुत ये आइडिया हो कि माइक्रो का क्या मतलब है। दूसरा, उस पूरे प्रोग्राम का एम क्या है। और थर्ड इज चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या हैं। और फोर्थ इज सजेशन। सजेशन में आप एक अच्छे भारत का, एक अच्छे सोसाइटी का, एक अच्छे एम को आप साबित करेंगे कि एक अच्छा कार्यक्रम है, इसके द्वारा ये उपलब्धि लाई जा रही है, परंतु ये कुछ समस्या है, यदि सरकार इसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए तो हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। आइए दोस्तों कुछ टॉपिक्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें आपसे सोशल इशू में, आजकल जो चल रहा है, जैसे एक चल रहा है टॉलरेंस, सहिष्णुता, इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चियों का रेप हो रहा है, तो उसमें भी हम रिलीजन के ग्राउंड पर अपने जजमेंट दे रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों कितने दंगे, कितने इस तरीके के घटनाएं घटित हो रही हैं जहाँ पे भीड़ की पहचान भीड़ से ना होकर के एक जाति या धर्म से हो रही। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि टॉलरेंस क्या है, सहिष्णुता क्या है, इनटॉलरेंस क्या है, असहिष्णुता क्या है, ये क्यों समाज में फैलाया जा रहा है, या इसके होने से क्या नुकसान हो रहा है। हम एज ए गवर्नमेंट या हम एज ए सोसाइटी किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, क्यों नहीं इसको हम ठीक कर पा रहे हैं, और इसमें स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है क्या, इसमें हमारे आपकी जागरूकता की ज़रूरत है क्या। इन सारे बातों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि जी टॉलरेंस क्या है, सहिष्णुता क्या है, तो सहिष्णुता का मतलब है कि जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति को विचारों को बगैर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन ना करके उसके विचारों को सम्मान देता हूँ, उसे सीखता हूँ, तो ये हमारे लिए टॉलरेंस होगा। जस्ट अपोजिट हो जाए कि जी मेरी ही जाति अच्छी है, मेरा ही धर्म अच्छा है, मेरा ही कास्ट अच्छा है, मेरा ही एरिया अच्छा है, तो ये बच्चों और इस तरीके से हम ट्रीट कर लें, दैट इज इनटॉलरेंस। इसी तरीके से बच्चों एक और टॉपिक आ रहा है आजकल, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, या वुमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर। तो इन सभी पे फिर वही पॉइंट कि वुमेन रिजर्वेशन या वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, तो महिलाओं को उनके अधिकार को आसान तरीके से या इजीली अवेलेबल करवाना है, वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल होगा। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, या इसके होने से क्या बेनिफिट हो, इसके न होने से क्या लॉस हो रहा है, इसको लागू करने में क्या क्या दिक्कत आ रही है, फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने बस इसी पैटर्न को फॉलो करते रहना है। जैसे बात करें हम रिजर्वेशन के टॉपिक पे, तो हमने आपसे पहले भी बोला था, फिर बोल रहे हैं कि जो कास्ट है या जो रिलीजन है या जो एरिया है, उसके साथ हम और आप इमोशनल जुड़े हुए हैं। जैसे पॉक्सो एक्ट की बात भी चल रही है, तो उसमें कहाँ क्या दिक्कत है, क्या है उसका बेसिक मोटो, किन बच्चियों को बचाने के लिए, कितने साल तक के बच्चियों को बचाने के लिए लॉ लाया गया, क्या नया चेंज किया गया, क्या उसको लागू करने में दिक्कत हो रही, क्या सजेशन हो सकता है। इसी तरीके से बच्चों एक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक देखें, वन नेशन और वन इलेक्शन।
एक हमारे प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है कि हम भारत में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कॉमन करवाएं। तो सिंपल सी बात है कि बेसिक क्या है, तो वन नेशन वन इलेक्शन इज द पॉलिटिकल व्यू ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर टू conduct all election of state legislature and parliamentary in the same time। अब फिर वही पॉइंट कि इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट होगा। तो ध्यान से देखें बच्चों, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विचारों का सम्मान किया जाए। तो ये तभी होगा जब हमारे लिए डेमोक्रेसी इजी होगी, हमारे पहुंच में होगी। यदि डेमोक्रेसी डिफ़िकल्ट हो जाए, हमारे पहुंच से बाहर हो जाए, हमारे टाइम को किल करने लगता हो, तो हम कह सकते हैं कि इसका मेन पर्पज़ है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, जनता की सहभागिता को बढ़ाना। कि हम एक कॉमन दिन में जा रहे हैं और लोगों को ये बता पा रहे हैं कि भाई आपके सेंट्रल लेवल का भी इलेक्शन इसी वोट से हो जाएगा और स्टेट लेवल का इलेक्शन भी इसी दिन इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। दूसरा, भारत जैसे देश में जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा मैटर हो रहा है। तो यदि हम इस एक्सपेंडिचर को कम कर पाते हैं तो इस पैसे का प्रोडक्टिव यूज कर पाएंगे जो बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सकेगा। इसी तरीके से बच्चों, थर्ड इज कि नेशनल व्यू लोगों के सामने आएगा। सारे मैटर को, सारे मुद्दों को एक साथ हम दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। अभी क्या है कि सारे मैटर बिखरे हुए हैं, कोई राज्य के राजनीति के आधार पर वोट मांग रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है, कोई रिलीजन वाइज वोट, कोई कास्ट वाइज। तो यदि हम सेंट्रलाइज कर पाए, एक साथ कर पाए, तो हम सारे मुद्दों को एक सिनेरियो में रिप्रेजेंट करके ला पाएंगे। तीसरा क्या है कि हम इसे एक स्टेबल गवर्नमेंट का, स्टेबल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को भी लागू कर पाएंगे। कि जो 5 साल बाद सबका होना है, तो आइए हम एक साथ कंडक्ट कराने का प्रयास करें। जो सेंट्रल स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने जो डिस्प्यूट जनरेट हो रहा है, तो वो भी हम इसको समाप्त कर पाएंगे। यानी हम इन शॉर्ट ये कहें कि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा कार्यक्रम है जिसमें हम खर्चे को कम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता बढ़ा करके एक ड्यूरेबल गवर्नमेंट का निर्माण करना चाहते हैं। दैट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। अब फिर वही पॉइंट कि चैलेंजेस क्या है, चुनौतियाँ क्या है। तो फिर वही पॉइंट कि चैलेंजेस ये है कि यदि देखा जाए तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में स्टेट पार्टी या स्टेट मैटर इग्नोर हो जाएगा, सारा का सारा नेशनल इशू को ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। दूसरा, जो पार्टी सेंटर में सरकार बनाने के लिए एबल होगी या फेवरेबल होगी, तो 99% उसी के फेवर में सारे को वोट जाने का चांसेस है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि यस ये सेंटर में सरकार बना रहे हैं तो हम एक बेहतर और स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको फेवर कर देते हैं। तीसरा, क्या एक्चुअली स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है? तो जवाब है नहीं। तो ध्यान से देखें तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब फिर वही पॉइंट, सजेशन। अब ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन, एक्सपेंडिचर जैसे मुद्दे एक बड़े मुद्दे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम है, एक अच्छा डिसीजन है। सरकार को इस पर एक स्ट्रिक्ट या स्ट्रिक्ट ना कहें, एक कॉमन कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है राज्यों के साथ मिल करके, और इस अच्छे कार्यक्रम को लागू करके भारत की डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए। तो इस तरीके से बच्चों हमारे सामने कोई भी टॉपिक आए तो हमें इसी व्यू के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ अपने बातों को रखना है। जैसे
एक टॉपिक आया है आयुष्मान भारत। कई सारे नामों से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडिया में, मोदी केयर या नमो मोदी केयर, नमो केयर, ऐसे कई सारे। ये क्या है? तो ये बच्चों अब तक का सबसे बड़ा, ये कहें कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे गार्जियन को उसके बदले में कुछ पेमेंट मिल जाता है। इसमें है कि हम और आप बीमार हो रहे हैं तो उसमें सरकार एक प्रकार से हमें सपोर्ट कर रही है कि ठीक है, आपका हेल्थ का इतना खर्चा आप लीजिए। तो फिर यदि हम देखें तो फॉर्मेटिंग में कि ये है क्या, व्हाट इज आयुष्मान भारत प्रोग्राम, तो हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम विच इज स्टार्टेड बाय सेंटर विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें किन किन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है? तो आपने देखा होगा कि जो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था उसको, या ओल्ड एज हेल्थ स्कीम, या ऐसे कई सारे स्कीम जो सेंट्रल स्टेट में चल रहे थे, उन सभी को मिला करके एक कॉमन प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें हम चाहें तो मेन बेसिक पॉइंट को, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, शामिल कर सकते हैं। क्या कि इसमें 5 लाख तक के लिए इंश्योरेंस देने की बात की गई है। 10 लाख फैमिली को, 10 करोड़ फैमिली को हम बात कर रहे हैं। एक फैमिली में ऑन एवरेज 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, लगभग 50 करोड़, एवरेज मान लेते हैं 5 परिवार, 50 करोड़ लोगों को एक प्रकार से ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हो गया। यानी लगभग 40% आबादी को हम इसमें सपोर्ट दे पाएंगे। इन परिवारों का चयन हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के ग्राउंड पर चूज करेंगे। मीनिंग क्या है? इसमें वे परिवार जो फाइनेंशियली वीक है, वे परिवार जो सोशली वीक है, जैसे इन्होंने सोशली वीक में एग्जांपल दिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो पहले बधवा मजदूर था उसको फ्री किया गया तो उसके परिवार को सिक्योरिटी देंगे। गार्बेज, छोटे मोटे कूड़े वाले काम करने वाले लोगों को, वे परिवार जिनके घर में 1459 साल की उम्र तक में कोई कमाने वाला पुरुष नहीं हो, वे परिवार जिनके घर की मुखिया महिला हो, इस तरीके के परिवारों को, मतलब जिनको एक्चुअली जरूरत है, उनको हम शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर को शामिल किया गया है। सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर को शामिल किया गया। अब टर्सरी, सेकेंडरी या प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? तो बच्चों के एग्जाम्पल से देखिए, यदि आप जाते हैं डॉक्टर के पास और दवा लेकर के चले आते हैं तो ये हमारे प्राइमरी का एग्जाम्पल होगा हेल्थ केयर का। सेकेंडरी में आप गए और छोटी मोटी बीमारियां थी, आपको फीवर था, ऐसा कुछ भी जिसमें 2 दिन 4 दिन हॉस्पिटल में रोका गया, भर्ती किया गया और कुछ दिन बाद आपको फ्री कर दिया गया। टर्सरी जिसमें बहुत ही बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर या इस तरीके की बीमारियां, और उस तरीके की बीमारियों में आपको के सरकार सपोर्ट दे रही है। 5वां जो है, क्या इसमें व्यक्ति को कोई प्रीमियम भी देना है क्या? जवाब है कि नहीं। प्रीमियम का मतलब है कि जब हम किसी कार्यक्रम को चलाए रखने के लिए एक फिक्स हिस्सा, एक फिक्स टाइम पे देते हैं, ये प्रीमियम व्यक्ति को नहीं देना है बल्कि ये प्रीमियम सरकार देगी। और गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40% हेल्प करेगी। इसी तरीके से बच्चों, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विचारधारा को भी सपोर्ट करा। मतलब हमें आपको भारत के किसी भी राज्य में इलाज करवाना है तो कोई राज्यों का फाउंडेशन नहीं कि नहीं इसी राज्य में होगा तभी पैसे मिलेंगे।
यदि मैं यूपी का हूँ और मैं कर्नाटक में जाके इलाज करा रहा हूँ तो भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा मिलेगी। तो ये तो बच्चों एक बेसिक सा पॉइंट है, इनको आप उसमें रख सकते हैं। अब इसी को चैलेंज एम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखा ये गया कि आम आदमी बीमारियों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा कर रहा है जो कि उसके बजट से बाहर होता है। तो जनरली वो कर्जे लेने के चक्कर में ब्याज भी ऊंचा दे रहा होता है, धीरे धीरे गरीबी बढ़ती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो हमें हेल्थ को सिक्योर कर ही रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। दूसरा, पॉवर्टी जैसे इशू को बढ़ने से रोक रहे हैं। मतलब यदि हमने कर्जा लिया है और ब्याज ज़्यादा देना है तो ऑलरेडी स्थिति खराब थी और भी खराब होगी, तो पॉवर्टी एलिमिनेशन भी हो गया, हेल्थ सिक्योरिटी भी हो रहा है। दूसरा, जो सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, मान लीजिए परिवार के व्यक्ति जो गार्जियन था, जो हेड था, जिसको कमाना था और वो बीमार हो गया, तो उस परिवार की इनकम कैसे चलेगी या ज़रूरत कैसे पूरी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी इसमें ध्यान में रखा गया कि सारी चीज़ों का प्री और पोस्ट हेल्थ केयर में जो भी खर्चा हो रहा है सारा का सारा ये आपको दे रहे हैं। चौथा क्या बेनिफिट आपको दिखाई देगा कि यदि व्यक्ति के एक्सपेंडिचर को या हेल्थ को आप कम कर पा रहे हैं या सिक्योरिटी सेफ्टी दे पा रहे हैं, तो जो हमारा इक्वल डेवलपमेंट या ये कहें इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा हम पूरा कर पाएंगे। फिर अब वही पॉइंट कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। तो एक तो कुछ राज्यों ने इस पर मतभेद जाहिर किया कि नहीं, हम अपना कार्यक्रम ही चलाएंगे, जैसे कर्नाटक या वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों ने, कि दूसरा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इसमें सहयोग कर पाए 40%। तो शायद ये सेंटर बेस्ड पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड स्कीम होता तो हम शायद इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा करने की स्थिति में होते। दूसरा, ह्यूज अमाउंट एक्सपेंडिचर का जो डाटा इन्होंने शो किया है, उन्होंने कहा है कि लगभग 5 लाख पर फैमिली हम देंगे, 10 करोड़ फैमिली को शामिल कर रहे हैं, तो लगभग कई हजार करोड़ रुपया बन रहा है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये जैसे रिसर्च कर रहे हैं कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, और यदि बजट में देखा जाए तो उन्होंने लगभग 11 लाख या बहुत ही 1100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया था। तो एक्सपेंडिचर को कैसे कवर किया जाएगा बाहर जैसे गरीब देश में, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव पॉइंट अभी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये एक बहुत ही बेहतर डिसीजन हो रहा है। और फिर लास्ट में एक सजेशन की बात करें कि यस, इट इज़ अ मल्टी विजन स्कीम, बहुउद्देशीय कार्यक्रम है, मल्टीपर्पज़ कार्यक्रम, जिसमें हम लोगों के बीच में स्वास्थ्य के बीमा की गारंटी ले रहे हैं। और इस तरीके से हम भारत जैसे देश में गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा की भावना को समाप्त करके एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो बच्चों, हमने आपने ध्यान से देखा कि मैंने किसी स्कीम को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया, आपको एक खाका प्रस्तुत किया है कि आपको कैसे अपने किसी भी राइट टॉपिक को लिखने की ज़रूरत है, क्या तरीका हो लिखने का। तो हमने बार बार एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि आप फॉर्मेटिंग करें, आप उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलें। अभी जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आपको डेली 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए। और हाँ, जितनी स्कीम है उनके बेसिक पॉइंट को जानना चाहिए। लेकिन आप इस बात के लिए भी रेडी रहें कि आपसे हम जनरलाइज टॉपिक भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए डिमांड कर सकते हैं, उनको आपको लिखने का ही हैबिट होना चाहिए। तो दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने पिछले 2 या 3 वीडियो से आपको ये समझाने में सफलता प्राप्त कर लिए, कैसे लिखें, क्या लिखें। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।